हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास एक डाइपोल होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, और ये है डाइपोल का लोकेशन यानी मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन। ठीक है, इस मिड लोकेशन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है यानी ए पे है। ठीक है, यानी टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल है वो थीटा है। ठीक है, एंड दैट डाइपोल इज मेकिंग थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे एक चीज़ बेटर टू बी अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और किसी भी वेक्टर को कांस्टेंट तभी कहा जा सकता है जब उसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड्स क्या हो, दोनों ही क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कैसे है पहले ये देख लो। ठीक है, ऑल द फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सारे फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। ठीक है, एंड ऑल द फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, सभी लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी डायरेक्शन भी फिक्स है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दैट डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, सेकंड, फील्ड लाइंस मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, फील्ड लाइंस मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, पी वेक्टर जो है वो ई से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हमें कंसिडर क्या करना है, अब हमें जो इस पे ऑब्जर्व करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे फील्ड जो फोर्स लगा रहा होगा वो क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर क्या होगा, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी क्या, क्यू ई होगा। हमने पहले ही बोल रखा था कि अगर कोई भी क्यू चार्ज अगर किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू इंटू ई, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विल बी क्या, अगर ये क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, यानी इसके लिए हम बोलेंगे क्या, अलोंग ई वेक्टर, या लिखा जा सकता है क्या, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, Q इंटू ई। ठीक है, इन अ सिमिलर वे फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज ऑन माइनस क्यू चार्ज ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर विल बी क्या, एफ नेगेटिव क्या होगा, वही होगा मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई ही होगा, बट इसका डायरेक्शन, अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है क्यू ई, एंड उसका डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू ई वेक्टर, या बोला जा सकता है क्या, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, Q इंटू ई, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें, अगर हम डाइपोल का एक सिस्टम माने तो इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, वर्टिकल एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल लेफ्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में ही फोर्सेज आर अवेलेबल, देन लेफ्ट वाला फोर्स एंड राइट वाला फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डाइपोल पे कोई भी ट्रांसलेटरी फोर्स एक्टिव नहीं है। ठीक है, लेफ्ट फोर्स एंड राइट फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, देन देयर विल बी नो ट्रांसलेटिंग force, no net translating force acting
ऑन द डाइपोल। अगर किसी भी सिस्टम पे अगर कोई ट्रांसलेटिंग फोर्स, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स की वैल्यू 0 होती है, यानी बोला जाता है कि वो कैसा होगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, यानी डाइपोल विल बी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इस डाइपोल का इस फील्ड में कहीं पे भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है एंड द डाइपोल इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट अगर हम बात करें इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन की, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड है, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो किसी एक पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, और हम लोगों ने पहले ही 11 में पढ़ रखा है कि इफ़ टू फोर्सेस, ठीक है, इफ़ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है, देन वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर वो किसी भी एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है या फिक्स्ड है तो वो उसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करता है। ठीक है, मान लो कि लेट मेरे पास एक ये जो पेन है, ये पेन इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है, तो अगर इसके पास रोटेशन की टेंडेंसी है देन ये इसी फिक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा। ठीक है, बट अगर हम बोलें कि ये अगर फ्री टू रोटेट है, ठीक है, कहीं से ये फिक्स नहीं, अगर ये फ्री टू रोटेट है देन इट विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही ये रोटेट करेगा, अगर ये फ्री टू रोटेट है। और यहाँ पे डाइपोल हमारा क्या है, फ्री टू रोटेट है, और अगर ये फ्री टू रोटेट है यानी इसके ये सेंटर ऑफ मास यानी इसका जो लोकेशन होगा वहाँ उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, और रोटेटिंग फोर्स कौन कौन से होंगे, QE और ये QE। ध्यान से देखो, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इसके रोटेशन को कंसिडर कर रहे हैं देन ये इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देने की टेंडेंसी रखा है। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इसके रोटेशन को कंसिडर कर रहे हैं देन ये इसको क्लॉकवाइज, ये भी इसको कैसे क्लॉकवाइज रोटेशन देने की टेंडेंसी रखा है। यानी ये डाइपोल ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है बट रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट इन अ क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर इसके पास रोटेशन की टेंडेंसी है देन इसके पास टॉर्क होगा, क्योंकि बिना टॉर्क के किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हमको बात करना है यहाँ किसका, टॉर्क का, और हमें डील भी यही करना था, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हमें बात करना है टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है, जिनके लाइन ऑफ एक्शन अलग है। ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये रोटेशन की टेंडेंसी रखा है। ठीक है, बट ध्यान से देखो, इस सिस्टम पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, और ये कंस्टिट्यूट करेंगे कपल का। ठीक है, कपल का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, ठीक है, वो कंस्टिट्यूट करते हैं कपल को। और किसी भी, हम लोगों ने 11 में अच्छे से पढ़ रखा है कि किसी भी कपल का जो टॉर्क होता है वो होता है आइदर ऑफ द फोर्स, आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन ऑफ एक्शंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे सिंस देयर आर टू इक्वल and opposite forces acting on the dipole whose line of actions are not same, whose line of action या point of application भी कह सकते हैं, line of action is line of actions are not same, line of actions are not same, so they constitute
दे कंस्टिट्यूट्स अ कपल। ठीक है, कपल का बेसिक डेफिनेशन भी यही होता है। ठीक है, और कपल की वजह से जो टॉर्क होता है, टॉर्क ऑफ कपल या टॉर्क कपल की बात करें या टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑफ डाइपोल, ये क्या आ जाएगा, टाउ विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ either force into perpendicular distance between them। दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ये कहा जा सकता है उनके लाइन ऑफ एक्शंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स यानी Q इंटू ई। डायरेक्शन से लेना देना नहीं है तो सिंपल क्या, Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस कह लो या उनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो, वो ये होगा। ठीक है, और अगर ये लेंथ 2a है, ठीक है, और ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, देन इट विल बी 2a sin थीटा। ठीक है, अगर ये 2a है, ठीक है, और दैट विल बी आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर ये एंगल थीटा है देन ये हो जाएगा 2a sin थीटा। बस जैसे कंपोनेंट को रिजॉल्व करते थे 2a sin थीटा, और ये हो जाएगा क्या, 2a cos थीटा। 2a cos थीटा से अपने को लेना देना नहीं है, देन हो जाएगा सीधे सीधे 2a sin थीटा। ठीक है, देन टाउ इज इक्वल्स टू QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच विल बी 2a sin थीटा। ठीक है, एंड डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू 2a, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। देन Q इंटू 2a की वैल्यू, Q इंटू 2a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, यानी P इंटू E इंटू साइन थीटा। ये हमारे उस डाइपोल पे टॉर्क की वैल्यू होगी। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड वर्जन है, ये कौन सा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ द टॉर्क है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म विल बी, वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म, वेक्टर फॉर्म विल बी टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, टाउ विल बी P क्रॉस E वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, और इन दोनों का क्रॉस क्या देगा, टाउ। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यानी P इंटू E इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल E से कितना डायरेक्शन, कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। इसके डायरेक्शन, टाउ के डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग जो रूल यूज़ करते हैं वो होता है राइट हैंड रूल। ठीक है, देन राइट हैंड रूल से ही हम लोग ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं या ईजिली इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन होगा टॉर्क का। ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, क्या होता है, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वेक्टर होता है और ये सेकंड वेक्टर होता है, और ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं तो ये हमारा होगा फर्स्ट वेक्टर, ये होगा हमारा सेकंड वेक्टर। एक चीज़ ऐसे समझ लो, ये बार बार यूज होने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, एंड दैट विल बी आवर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे P का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो हम अपने फर्स्ट वेक्टर को अलाइन करेंगे, क्या, ये हमारा होगा फर्स्ट वेक्टर, तो ये होगा क्या, फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, देन सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्या है, E वेक्टर। E वेक्टर के डायरेक्शन में हमको अपना पाम लेकर के जाना है, दैट विल बी आवर सेकंड वेक्टर, दैट विल बी आवर सेकंड वेक्टर। तो अगर ये P वेक्टर है देन E वेक्टर के डायरेक्शन में पाम लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर ये P वेक्टर है और ये E वेक्टर है देन दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ आवर क्रॉस प्रोडक्ट यानी टॉर्क। हमारा टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉर्क होगा वो होगा इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर या टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, कुछ भी कह लो। ठीक है, और इसके रोटेशन का सेंस क्या होगा, बस हमें अपने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में अपने हाथ को कर्ल करना है। क्या ये इस डायरेक्शन में कर्ल होगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन में अगर कर्ल होगा तो इसका रोटेशन का सेंस कैसा होगा, यहाँ से देखने पर होगा क्लॉकवाइज।
ठीक है। तो ये डायरेक्शन देखने का तरीका होता है, ये हर किसी चीज़ के लिए, हर जनरली किसी भी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को निकालने के लिए वैलिड होता है। माना कि मेरे पास सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये हमारा होगा फर्स्ट वेक्टर, ये होगा हमारा सेकंड वेक्टर, एंड दैट इज अवर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर ये, सेकंड वेक्टर ये, और ये होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इस केस में हमारे लिए फर्स्ट वेक्टर ये, सेकंड वेक्टर ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हमने क्या किया, पी के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखा एंड पाम के डायरेक्शन, पाम को हमने अलाइन किया अलोंग द सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर हमारा क्या है, ई वेक्टर है, तो हमने पाम को अलाइन किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ आवर टॉर्क, ठीक है। तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट करेगा, और उसके टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, P इंटू ई इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्लियर कट बोल सकते हैं कि इस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी गिवन बाई डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर विल बी गिवन बाई राइट हैंड रूल। और इसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि 12th में इस पर्टिकुलर राइट हैंड रूल का बहुत यूज होना है, ठीक है। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉर्क है वो क्या है, इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसका मतलब होता है इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। एंड रोटेशन का सेंस कैसा है, रोटेशन विल बी clockwise, रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, और ये होगा टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है। आई होप आप लोग को डायरेक्शन निकालना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये 11th की चीज़ है। 11th में हम लोग फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर के क्रॉस को निकालने के, या के क्रॉस के डायरेक्शन को निकालने के लिए भी राइट हैंड का रूल यूज़ करते हैं, जब हम लोग वेक्टर्स के बारे में डील किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब समझ में आ गया, इस पर नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स की वैल्यू 0 है, मतलब ये ट्रांसलेशन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस पर रोटेटरी मोशन होगा, रोटेशन मोशन होगा, बट किस एक्सिस के अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और अगर ये रोटेशन करेगा तो उस रोटेशनल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पी ई साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, विल बी गिवन बाई क्या, पी क्रॉस ई, यानी हमारा राइट हैंड रूल। या इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए अगर हम बात करेंगे, देन टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। रोटेशन सेंस विल बी क्लॉकवाइज, ओके। अब हम लोग इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर केसेस में ठीक है, अगर हम इसके पर्टिकुलर केसेस की बात करें, ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर हम इस कंडीशन से या इस ओरिएंटेशन से इस डायपोल को रिलीज कर दें, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम दैट कन्फिग्रेशन या दैट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या इसके पास रोटेशन की टेंडेंसी है, और अगर इसके पास रोटेशन की टेंडेंसी है तो ये रोटेट करना चाहेगा, कब तक रोटेट करेगा, ठीक है, कब तक रोटेट करेगा, जब तक इसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू 0 ना हो जाए, जब तक इसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू 0 ना हो जाए। मान लो कि ये हमारा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसके रोटेशन की टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज। तो मान लो एक ओरिएंटेशन ऐसा आया होगा जहां ये रोटेट होकर के अलाइंड हो गया होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जहां ये रोटेट होकर के अलाइंड हो गया होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ध्यान से देखो, क्या ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा, और ये इनके बीच का लोकेशन होगा। पी का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, इलेक्ट्रिकल का डायरेक्शन भी क्या होगा, इस तरफ, ठीक है। इस ओरिएंटेशन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। थीटा कहाँ से लिया गया, इन द डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। और अगर ये पी वेक्टर ही ई वेक्टर के साथ 0 एंगल बना रहा है, यानी हमारे लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि ये अलाइंड है विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 यानी 0, यानी टाउ की वैल्यू क्या आती थी, P इंटू ई इंटू साइन थीटा, और वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, P इंटू ई इंटू साइन 0 डिग्री, और टाउ की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है।
और टाउ की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इस कन्फिग्रेशन में आने के बाद या इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आने के बाद दोबारा अब ये रोटेट नहीं होगा। मतलब अगर इस पोजीशन से इस डाइपोल को रिलीज किया जाए देन इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट इट इन अ क्लॉकवाइज सेंस, और अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रहा है तो ये एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये ई के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा और उसके बाद कोई भी रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसके ऊपर कोई भी टॉर्क की वैल्यू नहीं है। यानी अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल प्लेस्ड है, ठीक है, और उस डाइपोल का अलाइनेशन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगता हो। अभी भी देखो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। अभी भी यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स की वैल्यू 0। इस पर फोर्स लगेगा क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, लेफ्ट और राइट दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, देन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। तो इस पर कोई भी ट्रांसलेटिंग फोर्स अभी भी नहीं है, और अगर इस पर कोई ट्रांसलेटिंग फोर्स नहीं है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है, और अगर इस पर कोई टॉर्क नहीं है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी है, ठीक है। यानी कि ये अब इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ना तो ये ट्रांसलेट करेगा ना तो ये फर्दर रोटेट होगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हम आगे भी करेंगे। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी होता है, बट अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन होगा, ठीक है, यानी P इफ P वेक्टर इज along the direction of field, यानी नो टॉर्क। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है, टॉर्क की वैल्यू 0 क्यों हुई, देखो 2 रोटेटिंग फोर्स थे, 2 रोटेटिंग फोर्स कौन कौन से थे, QE QE, ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में ये QE QE है, बट इस QE का और इस QE का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किससे पास थ्रू हो रहा है, अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन। यही तो हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन था, यही तो हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन था, ठीक है। और अगर हमने टॉर्क के ही केस में पढ़ा रहा कि अगर किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर के पास थ्रू होता है या लाइन ऑफ एक्शन से अगर होकर के गुजरता है, देन उसकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं लगता है। तो ये वाला भी फोर्स इस पॉइंट के अबाउट कोई रोटेशन इफेक्ट नहीं देगा, और ये वाला भी फोर्स इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं देगा, यानी नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0। तो चाहे वैसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0। समझ में आ गया। अब हमने बोला कि इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि दैट वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहां पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो तो उसके पास वापस आने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। अगर हम इस डाइपोल को, ठीक है, अगर हम इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करें और अगर इसके पास वापस उसी पोजीशन पर आने की टेंडेंसी है, दैट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा होगा, आवर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। देखते हैं कैसे, ठीक है, ध्यान से देखो, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन की बात नहीं करें, केवल रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम जो डिस्प्लेसमेंट भी देंगे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन वो हमारा रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ही होगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट विल बी आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसको एनालाइज किया जाएगा। तो इसे हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे करके देखो, अगर हमने इसे हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया, हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया कुछ इस सेंस में, अगर हमने इसे हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया कुछ इस सेंस में, ठीक है, कुछ इस सेंस में दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, QE, क्योंकि ये कौन सा वाला चार्ज था, पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और इसका फोर्स कौन सा लग रहा है, QE, ठीक है। तो ये वाला भी फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेशन की टेंडेंसी रखा है, और ये वाला फोर्स भी कैसा, क्लॉकवाइज रोटेशन की टेंडेंसी रखा है, यानी ऑन डिस्प्लेसिंग द डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस द डाइपोल हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक टू दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके पास टेंडेंसी है वापस उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की, देन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा होगा, विल बी आवर्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद डाइपोल के पास वापस आने की टेंडेंसी है, ठीक है, डाइपोल के पास वापस आने की टेंडेंसी है, ठीक है यार, सिंपल सी बात है। अगर हमने ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन था, अगर हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, देन इसके पास जो टॉर्क है वो उसे वापस उसी कंडीशन में लाने की टेंडेंसी रखा है, देन ये कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, दैट विल बी आवर
आवर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक इक्विलिब्रियम पोजीशन और बनता है, वो कैसा बनता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ठीक है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ध्यान से देखो ये भी होगा। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज हो और यहां पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, देन डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल विल बी, डाइपोल मोमेंट विल बी लाइक दैट, और ये होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ P वेक्टर जो है वो E वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है। एक ऐसा हो इसका ओरिएंटेशन है डाइपोल का। ठीक है, अभी भी देखो इस नेगेटिव वाले चार्ज पे जो फोर्स हो रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, QE लग रहा होगा, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी इस Q वाले चार्ज पर, इस Q वाले, ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, इस माइनस Q चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, QE अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव वाले चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव वाले चार्ज के ऊपर भी जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, QE लग रहा होगा, बट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ध्यान से देखो, अगर हम इसे एज अ सिस्टम माने तो इस सिस्टम पर अभी भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। इस तरफ भी QE लग रहा है, इस तरफ भी QE लग रहा है, ओवरऑल इस सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी ये अभी भी हमारा क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सॉरी ट्रांसलेटिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस की वजह से जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी तुम्हारा कहाँ से पास थ्रू हो रहा है, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये ना तो एफ नेट की वैल्यू दे रहे हैं कुछ, यानी एफ नेट की वैल्यू भी 0 है, और इनका लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी कहाँ से पास थ्रू हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास थ्रू हो रहा है, यानी टाउ नेट की वैल्यू भी क्या होगी, 0। मतलब ये भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है, ये भी हमारा क्या है, डाइपोल के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है। बट ये कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये वो पोजीशन होता है जहां पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो, नेट टाउ की वैल्यू 0 हो, और अगर हम उस पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा भी स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देंगे, देन उसके पास वापस आने की टेंडेंसी नहीं होती, उसके पास आगे जाने की टेंडेंसी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही जाने की टेंडेंसी होती है। देख लेते हैं क्या इसके पास जाने की टेंडेंसी है। देखो, मान लो कि हमने इसको थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, हम रोटेशनल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, रोटेशनल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हमने इसे हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, थीटा बहुत छोटा होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, QE, और इस वाले पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, QE। ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये इन द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ध्यान से देखो, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी रखा है, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में ये वाला फोर्स इसको भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखा है, ठीक है। यानी हमने इसको डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया रहा, एंटी क्लॉकवाइज, और जहां हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये और ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन रखने की टेंडेंसी रख रहा है। यानी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आने की टेंडेंसी नहीं रखा है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम वी कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पोजीशन कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, इफ P वेक्टर इज पैरेलल टू E वेक्टर, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे F नेट की वैल्यू भी 0 होगी और टाउ की वैल्यू भी 0 होगी, और ये इक्विलिब्रियम होगा। बट ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी, और ये इक्विलिब्रियम होगा हमारे लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट इफ
P vector is anti-parallel to E vector, then उस कंडीशन में भी ध्यान से देखो एफ नेट की वैल्यू भी जीरो होगी और टाउ नेट की वैल्यू भी जीरो होगी, बोथ दीज वैल्यूज आर नल वेक्टर। और ये भी हमारा इक्विलिब्रियम होगा, बट हमारे लिए ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पे डाइपोल की टेंडेंसी है कि वो अपने मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे जाने की टेंडेंसी रखा है, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई, ठीक है। इस कंडीशन में भी पाई रख करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। टाउ की वैल्यू क्या निकाली थी, पी ई साइन थीटा, और अगर मिस ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो पी कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में, और ई वेक्टर कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे साइन पाई रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो, यानी यहाँ पे भी टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो ऐसे भी देखा जा सकता है कि टाउ की वैल्यू यहाँ पे भी क्या थी, जीरो। ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, ठीक है, बोथ ट्रांसलेटिंग और रोटेटिंग दोनों के लिए, ठीक है। अब एक लास्ट हमें जो यहाँ पे डील करना है वो ये है कि टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। टाउ की वैल्यू मैक्सिमम, ध्यान से देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, टाउ विल बी पी ई साइन थीटा, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब होगी, टाउ विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा विल बी मैक्सिमम, क्योंकि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ई की वैल्यू भी फिक्स है और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी किसी भी एक पर्टिकुलर डाइपोल के लिए फिक्स होगा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, +1, ठीक है। और ये होती कितने के लिए है, व्हेन थीटा विल बी π/2 या 90 डिग्री। यानी ये कैसा सिचुएशन होगा, देख लो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और अगर डाइपोल इस तरीके से है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारा डाइपोल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इस कंडीशन पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा होगा, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके पास भी रोटेशन की टेंडेंसी रखी है, इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर केस में इसके ऊपर जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क विल बी गिवन बाय P इंटू ई इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी सीधे सीधे P इंटू ई, यानी टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है सीधे सीधे डाइपोल मोमेंट इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, P इंटू ई, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होगा, when the dipole moment is perpendicular to the field, when the dipole moment is perpendicular to the field। ध्यान से देखो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो P वेक्टर कहाँ पे है, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ पे है, ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। आई होप डाइपोल के बारे में आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि डाइपोल क्या होता है, एंड डाइपोल अगर किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो क्या होता है, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो क्या होता है। हमेशा डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0, अगर उसके वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्रेजेंट होगा तो फोर्स आता है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आएगा, ओके। और कब उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ठीक है, ओके।